अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 33 हमने स्टार्ट कर दिया जी। क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था 15, ऐसे ही है? और तो कोई नहीं दिया था? 9 भी दिया था। 9 में कोई मसला आया? 9 हो गया? पक्की बात है? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया 9? है ज़रूरत करवाने की? अच्छा जी। 15 में 2 को छोड़ के कोई मसला है? 2 में भी मसला नहीं है, लेकिन मैंने 2 को अभी नहीं डिस्कस करना, बाकी दोनों में करने लगा हूँ फटाफट। ठीक है जी। पहले वाले की पहले बात करते हैं। कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया? ये भी सारा सवाल हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा मसला है, वैसे इसमें मसला है, वो फिर अलग से, इसीलिए अब कल या परसों में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें मसला ये है वैसे बाय द वे कि इसमें मार्केट रेट जो है वो कम है, इम्प्लिसिट रेट ज़्यादा है। अब सेल बुक करते हुए कौन सा रेट आए, ये थोड़ा सा ना मसला है यहाँ पर आके, जो आज तक नहीं हुआ था। मैंने कहा था एक सवाल में आना, ये वही सवाल है, इसलिए इसको मैं अलग थलग ही रखना चाह रहा हूँ। ठीक है। वरना मैंने आपको क्या कहा था, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो तो आपके सामने सिचुएशन आएगी ही यही कि आपकी पीवी ऑफ एलपी हमेशा लोअर होगी फेयर वैल्यू से। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे शायद थोड़ा सा मसला डिफरेंट हो रहा था, तो क्या करना है इस सवाल के अंदर, ये अलग से ही करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल मैं पार्ट 1 और पार्ट 3 करवाता हूँ क्विकली, आपको क्विकली करेंगे क्योंकि ये सवाल आपसे हो जाने वाले थे। ठीक है। डिस्कशन तो कर लें एटलीस्ट। यकम जनवरी 20 पर वो कहता है जी, सगाही ऑटोज इज़ अ डीलर ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, SAL एक्वायर्स, ये पेज नंबर 150 अगर किसी को ना पता हो तो। SAL acquires each unit of vehicle alpha from manufacturer at a cost of 26 million and sells it for 30 million, यानी कि कैश सेल प्राइस है 30 million। ठीक है। द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अल्फा इज 5 years. Few prospective customers did not have adequate funds to purchase alpha on cash. Therefore, SAL entered into lease following arrangements during the year ended 31 दिसंबर 2020। अब है डीलर, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है उनको लीज पे एसेट दे रहा है, तो ये डीलर मैन्युफैक्चरर का सवाल है। पता लग गया हमें। पहला पॉइंट कहता है, इसको मैंने 2 को जी पेंडिंग किया है, लेट आने वालों। पेंडिंग इसलिए किया कि ये ज़रा डिफरेंट केस है, एक ही है अपनी नस्ल का, तो इसको अलग थलग करके ज़रा बात करेंगे ताकि ये याद रह जाए, कॉन्टीन्यूटी में ना हो जाए ऐसे ही। ठीक है। अलग से बात इसलिए मैं करूँगा इसकी। अच्छा, यकम जनवरी 20 पर SAL लीज्ड अल्फा टू हारिस फॉर अ नॉन कैंसलेबल पीरियड ऑफ 4 years। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, तो 4/5 कितना बनता है? आगे जाने की कोई ज़रूरत है जी? ये क्या हो गया? फाइनेंस लीज है। ठीक है जी। ये 80% है, तो ये आंसर यस हो गया, और फाइनेंस लीज। अच्छा, अगली बात, फाइनेंस लीज है और है कौन? डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर। ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर क्या चाहिए होता है? वर्किंग वन करते हैं, ग्रॉस चलो कॉस्ट, फेयर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं निकाल रहा मैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। उसके बाद वर्किंग 2 में आप करते होते हैं अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हैं, और उसके बाद फिर जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है जी। जर्नल एंट्रीज ही मांगी हुई है ना उसने सवाल में। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ऑफ द अबव लीज ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ लेसर फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2020। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री क्या होगी? लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ज़रा नक्शा बना रहे हैं ना। ठीक है। लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं हम हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी, सेल्स रिकॉर्ड करते हैं लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, ज़रा रिवाइज कर रहे हैं चीज़ें, और इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पर। इसको मैं थोड़ा सा फिर बढ़ाऊंगा अभी। अच्छा, ये एंट्री हमने करनी है, कर लेंगे आप इंशाल्लाह, एंट्री तो आप कर लेंगे। ठीक है ना।
डिस्कशन करते हैं अब आगे। उसके बाद वो कहता है द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज़ 10% पर एनम, लेकिन एंड पे उसने सारे सवाल के लिए बताया हुआ था डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन वॉज इनकर्ड बाय SAL, ये IDC है, ठीक है, फॉर ईच ऑफ अबव अरेंजमेंट्स, यानी कि सब अरेंजमेंट्स में एक चीज़ जो ना भूलने वाली है वो क्या है, IDC, ठीक है। तो अगर IDC है तो आपको पता है अगली एंट्री क्या होगी, हाँ जी, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, डीलर मैन्युफैक्चरर है ना, तो ये 1 मिलियन ऐसे आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला काम आपको आता है, मॉडर्न स्केड्यूल बना के आप अगली एंट्रीज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मसला कोई है इसमें और। द रेजल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years इज एस्टिमेटेड एट 5 मिलियन, विच इज गारंटीड बाय थर्ड पार्टी, जो कि रिलेटेड टू और SAL कौन है, लेसर। तो लेसर के रिश्तेदार से आने वाली गारंटी को हम गारंटी नहीं मानते, ठीक है। तो ये सारे का सारा ही क्या है, अनगारंटीड है। अच्छा जी, चलें, ये भी पता लग गया हमें। अब जो पता लग रहा है वो ये है कि रेंटल पूरे सवाल में मिसिंग है। वो कह रहा है पेमेंट इज़ टू बी मेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेएबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। एरियर के अंदर है इंस्टॉलमेंट्स और मिसिंग है, सवाल में नहीं बताई हुई, ठीक है ना। तो अब वर्किंग ज़ीरो कर लें मतलब ज़ीरो कर लें, ठीक है। क्या करेंगे जी, फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर इज इक्वल टू PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGRV। जी, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपको वो हैंड रिटन पेज याद होना चाहिए। नोट 1 क्या था, इसके अंदर यूज़ कौन सा करेंगे, रेट। तो पहली बात, मैन्युफैक्चरर डीलर है, IDC क्या होगी, 0। और दूसरी बात, नोट 2, रेट कौन सा यूज़ होगा, इम्प्लिसिट रेट। इस फॉर्मूला के अंदर फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग रेंटल हमें क्या करना है, इस फार्मूला के अंदर एक तो इम्प्लिसिट रेट को यूज़ करना है, ठीक है जी, कौन सा रेट, इम्प्लिसिट, और दूसरा IDC को क्या करना है, 0 अज्यूम करना है। कोई मसला, कैलकुलेटर से रेंटल निकल आएगा, और बोलो। अच्छा, अब जब रेंटल निकल आया है, यहाँ पे तो आपने इम्प्लिसिट रेट यूज़ करके रेंटल निकाल लिया, ठीक है। लेकिन जब सवाल करना शुरू करोगे तो सवाल को करते हुए ये नेट इन्वेस्टमेंट जो निकालनी है और फिर जो वो आपने मॉडर्न स्केड्यूल बनाना होता है, उसके लिए कौन सा रेट यूज़ करेंगे। हाँ, तो ये ज़रा बातें थी। नेट इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कौन सा रेट यूज़ करना है, हायर ऑफ इम्प्लिसिट या और मार्केट रेट। बातें याद आ रही? ये मैं सवाल नहीं करवा रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपने ये काम करने थे, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट निकालते हुए रेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फिर हायर इनमें से, ठीक है। अब मुझे बताओ, सवाल के अंदर इम्प्लिसिट रेट क्या गिवन है, 10%, और मार्केट रेट क्या गिवन है, 15%। तो आपने यहाँ पर मिसिंग रेंटल निकालने के लिए एक तो फेयर वैल्यू को, ये IDC को 0 करना है, और दूसरा यहाँ पर कौन सा रेट यूज़ करना है, इम्प्लिसिट रेट, ठीक है। यहाँ से रेंटल निकल आया, अब उस रेंटल को लेके आ गए यहाँ पे, कॉस्ट फेयर वैल्यू तो निकली हुई थी, फिर रेंटल्स वो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV जो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आपने उन रेंटल्स की नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो उस वक्त कौन सा रेट यूज़ करना है, हायर ऑफ इम्प्लिसिट या मार्केट रेट, और इस केस के अंदर मार्केट रेट हायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेट कौन सा यूज़ हो रहा है, 10%, और चूँकि यहाँ पर 10% इम्प्लिसिट है और 15% मार्केट है, तो रेट कौन सा यूज़ हो जाएगा, फिर आगे सवाल के अंदर 15% रेट यूज़ होगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फेयर वैल्यू
और पीवी ऑफ एलपी निकाल रहे हैं, तो पीवी ऑफ एलपी जो निकालेंगे वो कौन सा रेट यूज़ करके निकालेंगे? यूजिंग मार्केट रेट। यहीं पे तो वो पार्ट बी के अंदर मसला आना है। चलें छोड़ें, ठीक है जी। तो ये असल में आपको थोड़ा सा याद दहानी करवानी थी कि पीवी ऑफ एलपी निकालोगे यूजिंग मार्केट रेट। डन है जी। उसके अलावा कोई मसला इस सवाल में होना नहीं चाहिए, कोई है तो पूछ लो। इस पार्ट में, ये पार्ट ए मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ, पार्ट ए 1, हाँ लीज 1 आपके साथ डिस्कस होगी, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मसला नहीं है इसमें, बातें यही थी जो कर ली हमने, ठीक है। रेंटल मिसिंग था, पढ़ा हुआ है, इस फार्मूला से रेंटल निकलता है और इस फार्मूला में हमेशा यूज़ करते हैं इम्प्लिसिट रेट लेसर का, और अगर मैन्युफैक्चर डीलर लेसर है तो आईडीसी को 0 लेते हैं। ये 2 नोट याद रहेंगे। फिर जब मिसिंग रेंटल निकल आया तो फिर रेंटल आ गया, अब सारा काम शुरू कर दो। वर्किंग वन में कॉस्ट, फेयर वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है, और नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए डिस्काउंट रेट यूज़ करना है। अब चूंकि ये डीलर मैन्युफैक्चरर का सवाल है, वो तो सिर्फ रेंटल मिसिंग निकालने के लिए वो वाला रेट यूज़ किया था, इसका अपना असूल क्या था? हायर ऑफ मार्केट या इम्प्लिसिट रेट। तो मार्केट रेट हायर है तो नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है इसी 15% को यूज़ करके, या पीवी ऑफ एलपी जो यहाँ पे ले रहे होते हैं, अलग अलग करते थे ना हम, तो वो भी किस पे निकल, यानी डिस्काउंटिंग किस हिसाब से करनी है, पूरा सवाल किस हिसाब से करना है? मार्केट रेट यानी 15% से, ठीक है। और सेलिंग एक्सपेंस बनाना है आईडीसी को, कोई मसला? आते हैं जी तीसरे पर, दूसरे को हमने पेंडिंग कर दिया, तीसरा ये शायद मैं करवा भी दूँ। ऑन यकम जनवरी 2020, यकम अगस्त 2020, अच्छा, SAL लीज्ड Alpha to Faisal for a non-cancelable period of 1.5 साल, 1.5 year. Okay. Quarterly installment of 3 million is to be paid in arrear. Quarterly installment है, arrear में है। SAL कौन है? Lesser. Will dispose this unit alpha at the end of 2 years at an estimated residual value of 11 million. भाई साहब वो दूसरे साल के एंड पे बेच रहा है तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उस एसेट की इकोनॉमिक लाइफ कितनी, वो तो 5 साल ही है ना। ये सारे अल्फाज हैं, ये अल्फाज ही इन्होंने डिफरेंट जगहों पर लीज पे दिए हुए हैं। अब टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट नंबर 1, क्या आपने सवाल पढ़ा, आपको नज़र आ रहा है कि फैसल को ये एसेट मिलना है? नहीं, कहाँ? कौन? SL कौन? SAL कौन? फैसल तो नहीं, फैसल तो लेसी है। तो सवाल क्या होता था, क्या ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी लेसी को एट द एंड ऑफ लीज टर्म? तो आंसर इज़ नो। दूसरे पार्ट के अंदर था या सिर्फ एसेट ले जाएगा, वो अलग चीज़ है, वो तो मैंने सवाल अभी करवाया नहीं। अब ध्यान से देखो ना, सगाही ऑटोज इज़ अ डीलर एंड ऑल्सो अ लेसर। ये सिचुएशन में सगाही ऑटो विल डिस्पोज दिस यूनिट, तो इसके पास आएगा तो बेचेगा ना, वरना तो यहाँ लिखते कि फैसल विल डिस्पोज दिस यूनिट, फैसल रख लेगा और बेचेगा। नहीं भाई, ये बेच रहा है तो इसका मतलब फैसल नहीं रख रहा तो इसके पास वापस आएगा तो ये बेचेगा ना। और सही है, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र वाला केस है। तो क्या ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है लीज टर्म के एंड पे लेसी को? नहीं। दूसरा, मुफ्त में हो रही है या पैसे लेकर? दोनों तरह से नहीं हो रही। तीसरा, क्या यूज़फुल लाइफ लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का 75% या उससे ज़्यादा है तो डिवाइड बाय 5 करके इंटू 100 करो, आंसर क्या आता है? तो ये भी नो, ठीक है जी। और चौथा क्या है जी, क्या पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू के सब्सटेंशली इक्वल है? अच्छा ज़रा क्विकली वैसे ही कर लिया करें, पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे फिर देखेंगे, उससे पहले ज़रा क्विकली वैसे ही चेक कर लिया करें, लीज पेमेंट्स को ही डिवाइड कर लिया करें। अगर ये नो हो जाए ना 3, तो चौथे को एक बार क्या किया करो, लीज पेमेंट को ही डिवाइड कर लिया करो, वक्त बचता है। अगर तो लीज पेमेंट ही नीचे ले गई है 90% से, तो प्रेजेंट वैल्यू तो और नीचे ले जाएगी। हाँ, अगर वो करीब करीब है, ऊपर है या करीब है, फिर चेक करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालो अगर डिस्काउंटेड गिवन है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है जी, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं 3 मिलियन की। हर साल में कितने क्वार्टर होते हैं? हर क्वार्टर में कितने महीने? 3। और हर साल में कितने क्वार्टर? 4। तो 1.5 साल में कितने क्वार्टर? 6 क्वार्टर हैं, हर क्वार्टर की 3 मिलियन है, तो कितने टोटल? 18। चेक कर लेते हैं, अगर 18 90% के करीब करीब हो गया फेयर वैल्यू के, तो फिर हम मजबूरन चेक कर लेंगे अपना रिस्क कवर करने के लिए कि यार चेक कर लें पीवी निकाल कर, नहीं ये क्या चक्कर है, ठीक है। ज़्यादा करीब करीब अगर 92 93 आता है मिसाल के तौर पे, तो फिर तो गड़बड़ है, वरना नहीं है। तो 18 मिलियन है,
ज़रूरत नहीं है ना, टाइम फ़िलहाल बचा लें। और फेयर वैल्यू सवाल ने बताई थी हर एक की 30 है, वो तो नज़र आ रहा था वैसे ही। 90% कहाँ जी, ये तो 60% है, तो ये भी नो हो गया और पांचवा तो नो ही है। तो जब सारे के सारे नो हैं तो फिर ये कौन सी लीज़ है? कंक्लूजन ड्रॉ किया हमने कि ये ऐसे लिखना नहीं होता, ये सिर्फ आपके लिए ज़बानी लगाने हैं, अनलेस के वो खुद कह दे। ये कौन सी लीज़ है? ऑपरेटिंग। तो कैसा ज़बरदस्त सवाल बनाया था उसने। दूसरा पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे जब वो भी एक बार कर लेंगे तो वो भी हो गया। तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था, उसने मैन्युफैक्चरर डीलर की दोनों लीजेस भी पूछ ली उसने, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड को यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ जी। डिसाइड हो गया अगर कि ये ऑपरेटिंग लीज है तो अगला काम क्या करोगे? वर्किंग वन करोगे। वर्किंग वन में डेट और इंस्टॉलमेंट, सिर्फ ये दो कॉलम्स आएंगे, ठीक है। एरियर है और लीज का वही है, यकम अगस्त को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। पहला किराया कब पे होगा? 31 अक्टूबर 2020। कितना किराया? 3। पता लग गया ना, अब ऑपरेटिंग है तो ऊपर मैंने लाइन भी नहीं छोड़ी, ठीक है। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 31 जनवरी 2021। फिर 3। फिर फरवरी, मार्च और अप्रैल। 31 अप्रैल होता नहीं है, वो नहीं, खैर है, लिख भी दो तो जी। उसके बाद मई, जून और जुलाई। हाँ जी, 31 जुलाई। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मौका नहीं लगे। फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फिर बस क्यों? एक साल में 4 क्वार्टर, ये 1.5 साल की, हाँ तो 6 क्वार्टर। डन हो गया। टोटल करें 18। ये 18 तो टोटल है। हमने अब इसको डिवाइड किससे करना है? जितने क्वार्टर्स हैं, ताकि पर क्वार्टर रेंटल इनकम निकल आए, ठीक है जी। तो रेंटल इनकम निकालेंगे जी, 18 डिवाइडेड बाय 6। आंसर क्या आ गया? कोई बात नहीं, हमने अपनी तरतीब नहीं छोड़ी, ठीक है। तो 3 पर क्वार्टर सेम है, कोई बात नहीं, हम वैसे ही करेंगे जैसे हमारी आदत है, ठीक है। तो रेंटल इनकम कितनी आ गई? 3 रुपये पर क्वार्टर। असल में क्योंकि कैश भी सेम है ना, तो इस वजह से वो सेम आ गया। लेकिन हमने अपनी हर दफ़ा थोड़ी तरतीब बदल सकते हैं। अब एक वो एंट्री जो बिल्कुल बिना डेट के है, जो आपने दिमाग में करनी है, वो क्या है? इन्वेंट्री डेबिट आपके लिए है ये सिर्फ, ठीक है जी। कितनी कॉस्ट थी इसकी? 26 रुपये, ठीक है जी। ये आपकी पर्चे में रिक्वायर्ड नहीं है। डेट ऑफ परचेज इसकी नहीं गिवन थी, अगर गिवन होती तो हम फिर ये एंट्री भी कर देते, लेकिन ये दिमाग में होनी ज़रूरी है। आपको पता तो कि ये ख़रीदा था हमने, बेचते या लीज पे दे दिया, तो है इन्वेंट्री, ठीक है, फॉर सेलिंग पर्पस। चलो अब जी अपना काम शुरू करते हैं। यकम अगस्त को क्या हुआ है? यकम अगस्त को ये लीज पर दे दिया है। अब जब ये लीज पर दे दिया है तो अब ये इन्वेंट्री नहीं रही, इसका यूज़ बदल गया। अब हम इसको रेंट पे देंगे और रेंटल कमाएंगे, ठीक है। तो फिर तो ऊपर वाली एंट्री से ज़रा नीचे वाली एंट्री भी समझ आ जाती है ना, ठीक है। तो पीपीई डेबिट करके इन्वेंट्री को हम क्रेडिट करेंगे। सिखाया हुआ है ये काम भी, ठीक है। ये पहली एंट्री आपको किताबों में नज़र आएगी, सॉल्यूशंस में नज़र आएगी, तो इससे परेशान होंगे कि ये क्या हुआ। तो ऊपर वाली एंट्री दिमाग में होगी तो परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद जनाब 31 अक्टूबर आना है, तो हमने आया कमाया वाला काम करना है, ठीक है। तो पहले आया कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल। ओए इंपॉर्टेंट बात लिखना भूल गए। हाँ, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड रेंट अनअर्न्ड आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। तो यहाँ याद आ जाए तो उसी वक्त फिर टॉप पे लिख दो जाकर। रह गया तो रह गया जी। आईडीसी की क्या एंट्री होगी? हाँ एसेट, चलो पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। आईडीसी वाला कैश क्रेडिट कर दिया आपने। कितना जी? 1। ये आ गया जी यकम अगस्त को। सॉरी, ये मैं भूल गया था,
अच्छा जी, अब 31 अक्टूबर पर आया कमाया और फिर एंड पे एक बार घिसाएंगे जी। 31 अक्टूबर 2020 पर जी आया कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से जी? 3 से। नई तरतीब छोड़ी अपनी, हालांकि फ़र्क कोई नहीं था आज, लेकिन ये एक सवाल के लिए हम क्यों अपनी तरतीब छोड़ दें? खैर है, लिख लो, कोई मसला नहीं, 2 मिनट ही ज़्यादा लगने हैं ना। कितने नंबर का सवाल है? 16 नंबर का है, 3 लीजेज हैं, तो कोई नहीं, इसके भी 4-5 नंबर तो होंगे ही, 4 तो होंगे ही कम अज़ कम। तो 4 नंबर के लिए तो 5-6 मिनट हैं आराम से, कोई मसला नहीं। तो कैश आया, और ये नहीं ना हम हर दफ़ा तब्दील करते रहें अपनी तरतीब को, फिर तो हमने कर ली कमाई है जी। 31 अक्टूबर 2020 रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। क्योंकि हमारी वो ये अप्रोच जो है, ये हर सवाल हमारा ऐसे ही करवा देती है, तो फिर इसलिए किसी एक सवाल के लिए इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में याद रखने वाली होती हैं जनाब, ठीक है। उसके बाद जी आगे कहानी चलेगी। 31 दिसंबर पर ये एंड आ गया ना, इस दिन हमें क्या करना पड़ेगा कि नहीं भाई? 31 जनवरी को अगला आया कमाया करना है ना। तो इस, हाँ देखो कैसी खूबसूरती की उसने। अब हमने अपनी तरतीब को नहीं छोड़ा तो हमारी बचत हो गई। इनकम बुक करने की आदत थी हमें, ठीक है। अब 2 महीने नवंबर और दिसंबर ये मशीन उसने इस्तेमाल कर ली है भाई साहब ने, फैसल ने। तो अगर आज 31 दिसंबर को वापस करने आ जाए तो ये 2 महीने का किराया तो हम कमा चुके हैं। तो हम उसे कहेंगे यार ये 2 मिलियन तो पकड़ाओ ना, 1 मिलियन अगर तुमने, बाकी जुर्माना अलग लगाएंगे, एसेट रख लेंगे, लेकिन 2 मिलियन उससे फिर भी लेंगे। किस मद में? रेंटल इनकम की मद में, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2020 पर आया कुछ नहीं पर कमाया, ठीक है। तो लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ज़बरदस्ती कर लेता हूँ ज़रा। आया कितना? ऐसे ज़रा आप लोगों की तसल्ली के लिए, क्योंकि जब भी एंट्री करते हैं हम जी साथ साथ ये काम कर रहे होते हैं। तो आया तस्वीर में सही है, हाँ आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन की रह जाएगी फिर भी। आया कमाया और घिसाया जी। कमाया रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, और ये रेंटल इनकम 3 महीने की है, हमें चाहिए इस वक्त 2 महीने की, तो ये बन गई 2 महीने, ठीक हो गया। और एंड पर डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लें। आपने ये एसेट कितने महीने इससे फ़ायदा ले लिया, कितने महीने इस्तेमाल कर लिया है? 5 महीने, क्योंकि आपने इसको 1 अगस्त को किराए पे दिया था। तो 31 दिसंबर 2020 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एसेट की कॉस्ट अलग है, आईडीसी अलग है, याद आ रहा है? मैंने आपको कहा था कि ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं दोनों, ठीक है। तो एसेट कितने, एसेट कितने का आया था? 26 का, और इसकी लाइफ उन्होंने बताई हुई है 5 साल है, ठीक है। वो दूसरे साल के एंड पे बेच रहा है तो बेचता रहे, 5 साल इकोनॉमिक लाइफ है। और ये क्या कह रहा है, 2 साल बाद बेच देगा, आज ही खड़े होकर कह रहा है। चलो, तो इसका मतलब फिर तो 26 डेप्रिशिएबल अमाउंट भी नहीं है, ठीक है। 26 में से क्या माइनस कर दें? जितने का बेचने का उसने इरादा कर लिया आज ही। ये स्टार्ट पे खड़े होकर कह रहा है वो, SAL विल डिस्पोज ऑफ दिस यूनिट एट द एंड ऑफ 2 years एट एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 11 मिलियन। अब GRV UGRV का चक्कर तो नहीं करना ना, यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है। तो सिंपल इसको डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ करना था। तो 26 माइनस 11, तो अब यूज़फुल लाइफ कितनी हो गई? 2 साल। तो डिवाइड बाय 2 करें, इंटू 5/12 कर दें, या आसानी करनी है तो ये भी कर सकते हैं, 24 मंथ्स करके इधर 5 मंथ्स कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन ये तो है सिर्फ अभी एसेट की डेप्रिसिएशन। आईडीसी के बारे में आपका क्या हुक्म है? आईडीसी 1 मिलियन की है, और मैंने मंथ्स इसीलिए लिख लिए थे। लीज टर्म कितनी है ये? 1.5 साल, यानी 18 महीने की, ऐसे ही है। मैंने मंथ्स इसीलिए लिख लिए थे, वरना 1.5 साल भी लिख सकते थे आप, कोई मसला नहीं है। तो इस लीज से हमें कितने अरसे फ़ायदा आना है? 18 महीने। और इस साल में कितने अरसे आ गया? 5 महीने जी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बन गया? 3.40। लें जी, हो गई एंट्रीज पूरी।
बहुत चुनी चुनी हो गई हैं ये एंट्रीज, इनको ऊपर ले आते हैं उठा। तो फिर ये बेचता ना, ना बेटा, बेचने की बात ना करता, ठीक है। और अगर करता भी तो फिर वो डिफरेंट वैल्यू होती, क्योंकि वो 5वें साल के एंड पे होती, तो सवाल बदल जाता ना। अभी तो सवाल यही है जो आपके सामने है। यही सिचुएशन हो भाई कह रहे हैं, और यूज़फुल लाइफ 5 हो, यही सिचुएशन क्या हो, दूसरे साल के एंड पे बेच देना हो, तो फिर यूज़फुल लाइफ 5 कैसे है यार, क्वेश्चन है ना बेटा। वो तो फिर एक्चुअल डिस्पोजल होता है। देखो लाइफ के स्टार्ट पे खड़े होकर ना हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने ये एसिड इतने अरसे इस्तेमाल करना है। वो अरसा अगर आपने आज 5 साल एस्टीमेट किया तो फिर डेफिसिट भी 5 साल पे करोगे, फिर रेजिडुअल वैल्यू 5वें साल के एंड पे होगी। और आज खड़े होकर अगर आपने ये डिसाइड किया है कि हमने दूसरे साल के एंड पे बेच देना, तो फिर रेजिडुअल वैल्यू, ये यूज़फुल लाइफ 2 साल है और रेजिडुअल वैल्यू भी दूसरे साल के एंड पे गिवन है। तो ये तो आपके ऊपर है ना। सवाल सेम रख के अगर आप 5 साल सिर्फ कर देते हो कि यहाँ पर उसने कहा है जी हम 5वें साल के एंड पे बेचेंगे, तो फिर कैलकुलेशन पे क्या असर पड़ेगा। एंड ऑफ 5 ईयर हो सकता है ये 11 ही हो, बदल भी सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 26 माइनस 11, लेट्स से अगर 11 ही है, डिवाइडेड बाय 5 साल इंटू 5 महीने। लेकिन ये फिर भी ऐसे ही रहना, क्योंकि ये तो 1.5 साल की ही लीज है, तो बदल सकता। हमने 5 साल इस्तेमाल करने का सोचा तो 5 साल पे डेप्रिशिएट करना है ना, तो 12 पंजे 60 डिवाइड बाय 60 आ जाना है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो हमने जो डिसाइड ही कर लिया लाइफ के स्टार्ट में इसके दूसरे साल के एंड में से बेच देना है, तो फिर हमारे लिए यूजफुल लाइफ कितनी है 2 साल। तो 5 साल हो जाए तो 5 साल हो जाएगा, 4 साल हो तो 4 साल ले लेना। जो सोचा हुआ है स्टार्ट पे खड़े होकर एस्टिमेट किया है इतनी लाइफ इस्तेमाल करेंगे और लाइफ के एंड पे इतनी रेजिडुअल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी, और जी को सवाल, चलें आगे। चल जी, इकोनॉमिक, क्योंकि टेस्ट स्टैंडर्ड ने कहा था लीज टर्म को इकोनॉमिक लाइफ के साथ मैच करके देखो कि ये इकोनॉमिक लाइफ का 75% है या नहीं। बेटा हमारे पास दूसरे साल के एंड पे आया तो बिक भी तो 11 मिलियन का रहा है, 5वें साल के एंड पे आता तो शायद 1 मिलियन का बिकता है। एक बात कर रहा हूँ, फ़ायदा तो हमें ही है ना जो भी है, ठीक है। एसेट की लाइफ का, इकोनॉमिक लाइफ का स्टैंडर्ड का रूल क्या है, इकोनॉमिक लाइफ का अगर लीज टर्म 75% से ज़्यादा है तो फिर ये एसेट उसी का ही है, वरना हमारा ही है। तो हमारा ही हुआ ना, दूसरे साल के एंड पे हमने बेच दिया, 1.5 साल बाद वापस मंगवाया, 2 साल बाद बेच दिया, तो बिका है तो महंगा बिका है ना, अभी नया है, तो ये फ़ायदा किसको मिला, लैसी को या हमें। तो इसीलिए इकोनॉमिक लाइफ, टेस्ट लगाने के लिए इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है जी। ठीक है जी, पार्ट 2 फिर पेंडिंग है फिलहाल, सही है कि नहीं सही। और कौन सा सवाल अभी रह गया जो होमवर्क में आपने नहीं किया अभी तक, 14 नहीं किया अभी आप लोगों ने, अब ये को करने वाला सवाल है, कर आइएगा। लीज है भी कि नहीं, तो आपको इंशाल्लाह गपशप जो लगाई थी उसी से समझ आ जाएगी। और एक ये बी भी रहता है यार, ये भी ट्राई कर सकते हैं आप, ये कर लीजिएगा, ठीक है जी। 12 का बी भी कर लीजिएगा, और कुछ नहीं छड़े आसी इस चैप्टर से जी। 1 2 छोड़ो जी, सारा ही कवर हो रहा है, इनमें सारा ही कवर हो रहा है। तो ये निकल गए तो रिवाइज करते हुए इन्हीं को दोबारा करेंगे हम। टेस्ट वाले सवाल आते रहेंगे, अभी असेसमेंट आ रही है, टर्म टेस्ट आ रहा है, लीज ने जान नहीं छोड़नी, टर्म टेस्ट 2 में भी आया होना है, मॉक में भी आया होना है, फिर आईकेप में भी आया होना है, तो वो सवाल एक्स्ट्रा हैं। उसके अलावा फिर कहाँ से सवाल बने भाई, सवाल यही होते हैं या टेस्ट में बना के डाले जाते हैं। कोई ऐसे आइंस्टाइन तो हम हैं नहीं कि ऐसे सवाल बनाते जाएं, बनते हैं सवाल, लेकिन वो टेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने अगर रिवीजन करनी है, रिवीजन का मतलब ही क्या है, आपने ये मैं आपको कहा था कि आपने फ्रेंच में नीला डिटॉल को एक अच्छा सवाल समझना, इनमें सब कुछ है। इसका मतलब क्या है, सवाल याद करने हैं हमने, नहीं। जब भी सवाल करना है ना बेटा, ये इस तरह से करना होता है सवाल। ये भी मैंने सवाल ही किया, किधर गया, ठहर जाओ, ये सवाल ही तो किया। इस सवाल के अंदर अगर मैं दोबारा भी करूं तो मैंने क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, वो ये है। अब आप 20 सवाल बना लो, फिगर बदलो, नंबर बदलो, रूल तो यही लगना है। तो उसूल याद रखो ज़िंदगी में, इस हंट में ना पढ़ना मैंने 500 सवाल किए हैं, फिर
500 भी कर लिए तो पेपर में तो 501वां ही आएगा ना। असल तरीका क्या है रिवीजन करने का? तरीका ये है, ये सवाल करो, जब भी ये सवाल करो आपने ये रूल्स रिवाइज करने हैं, कॉन्सेप्ट इसके अंदर। तो एक सवाल 10 बार करो, समझो तुमने 10 सवाल किए हैं। एक बात कर रहा हूँ, बाकी वैरायटी आती रहती है टेस्ट्स के अंदर, क्लास टेस्ट है, असेसमेंट है, टर्म टेस्ट है, मॉक आएगा, फिर इनमें ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, पहले भी आए हैं आगे भी आते रहेंगे, वो अनसीन का एलिमेंट चलेगा। लेकिन ज़िंदगी आसान रखो, ठीक है ना। आसान ज़िंदगी का तरीका यही है। जब भी आपने ये सवाल करना है, आपने इस सवाल को नहीं याद करना सगाही वाले पार्ट 1 में ये हुआ था 2 में, ना 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 ना, पार्ट 1 में नहीं, सवाल सामने रखो। अच्छा रेंटल्स मिसिंग है तो लेसर वाला फार्मूला लगेगा, और लेसर वाले फार्मूले में इम्प्लिसिट रेट यूज होगा। अच्छा ये मैन्युफैक्चरर डीलर है तो आईटीसी अगर हुई भी तो 0 लेंगे। फिर रेंटल निकल आएगा तो जब सवाल करेंगे तो उस वक्त फिर इसका रूल लगाएंगे। तो ये रिवीजन, ठीक है, ऐसे ही करना। ओके, बाकी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन ऐसे सारा टॉपिक अगर कवर कर दें एक क्वेश्चन, तो फिर बच्चों हम कराते ही एक सवाल, जिंदगी में एक ही सवाल लीज का बनाते और उसी को हर दफ़ा करवाते, सारा लीज उसमें कवर हो जाता है। ये मुमकिन नहीं होता कि एक कंप्रीहेंसिव सवाल में सारा कुछ आ रहा है। 4-5 सवाल तो आपको बाहर हल करने पड़ते हैं, तो वो 4-5 सवाल आपके सामने हैं, बाकी फिर वैराइटीज़ आ रही हैं टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। लेसी के लिए 3-4 सवाल करने पड़ेंगे, लेसर के लिए 3-4 सवाल करने पड़ेंगे। इतना बड़ा टॉपिक मस्ट अपीयर तकरीबन, इसके लिए आप 7-8-10 सवाल भी ना करो तो ये तो फिर ज़्यादती है ना। एक सवाल क्यों करें आप, एक सवाल बता दें मुझे, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए, करता हूँ मैं। तो बेटा जो नहीं पता वो टेस्ट में आते हैं, तो टेस्ट के अंदर आपका टेस्ट ही हो रहा है। तो ये तरीका बता रहा हूँ आपको कि आपने जब भी रिवीजन करनी है, आपने कभी भी सवाल याद नहीं करना है, आपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है और फिर जब टेस्ट में बैठना है उसको अप्लाई करना है। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। बाकी तो फिर ये प्यास कभी नहीं बुझेगी। मैं 10 सवाल बना के दे देता हूँ तुम्हें, तुम 10 दिन बाद कहोगे सर ये तो हो गए, ये गुजर गए, कुछ और होना चाहिए, फ़ायदा नहीं है। ये एक ऐसी अनथक मेहनत में खुद को डाल रहे हो जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं होना। तो कॉन्सेप्ट ग्रैब करो और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो हर बार सवाल करते हुए, और अनसीन सवाल आते रहेंगे, ज़िंदगी में आ ही रहे हैं। अब मैंने सारे करवा दिए, यही हो सकता है मैं इसमें से कुछ करवाता और कुछ कहता चलो जी अब ट्राई करो, वो अनसीन हो जाते। तो आप खुद कर रहे हैं। अच्छी बात ये, अब अगर आपने खुद को ट्राई करना है ना बेटा, तो सोल्यूशन को अपने पे हराम कर लो। सवाल पूरा करने से पहले आप हराम कर लो खुद पे सोल्यूशन को, तो ये अनसीन है। सवाल थोड़े थे, 17 सवाल कर लिए हमने, अब आप क्यों सोल्यूशन देख के सवाल करते हैं? नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सवाल जब भी, अब होमवर्क में गया सवाल, आप खुद करें, जो गलत सलत उलट पुलट कर दें, फिर देखें, आपको इंशाल्लाह सही मिलेगा वो, ठीक है। ओके, कोशिश करेंगे ना ऐसे ही। सवाल को याद नहीं करना, वरना मारे जाओगे, फिर तो कभी भी आप पूरे नहीं पढ़ोगे, सवाल आपके पूरे नहीं पढ़ेंगे और आप सवालों में पूरे नहीं पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। अच्छा यार, एक सवाल हमने छोड़ा था, मुझे याद पड़ रहा है, चलो पहले देख लें। पहले एक छोटा सवाल, ज़रा रनिंग में आ जाए। चलो पहले वही कराते हैं। IS 41 का एक क्वेश्चन है, रॉकी रोड्स, पास पेपर, पेज 615 के ऊपर। जी बच्चों, ये डिब्बे याद आ रहे होंगे आप, ये डिब्बे हमने लगाए थे और हमने बात की थी कि जब IS 21 करेंगे तो ये डिब्बे तब ओपन होने हैं हमारे। अब बच्चों ने इस अटैम्प्ट में कहना शुरू कर दिया आगे, सर वो उन्होंने IS 41 और IS 21 मिक्स कर दिया। अभी देखना कितना कुछ मिक्स होता है, क्या मिक्स होता है, कुछ भी मिक्स नहीं होता भाई। हमने एक पार्ट पहले कर लिया था, बस अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो एंट्रीज़ नहीं है, क्योंकि वो एंट्रीज़ बोर्ड पे हुई थी, ठीक है। तो मैं वैसे इसका सोल्यूशन ओपन करूँगा ज़रूर, एंड पे जाके करूँगा, ताकि हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस जो कि रिक्वायर्ड नहीं है और बैलेंस शीट भी बना सकें, ठीक है ना। तो ये एंट्रीज़ जो हमने कर ली थी, इनमें जो रह गई थी वो करने लगे, उसको मत देखें, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, हमने काउस रखी हुई हैं बाहर के मुल्क वाली, कुछ इंपोर्ट भी नहीं की थी, ठीक है, सही है, लेकिन उनकी फेयर वैल्यू दे दी थी, परचेज़ की थी, इंपोर्ट नहीं थी, परचेज़ की थी सॉरी, ठीक है। लेकिन इनकी जो खुराक थी, फीड थी, वो हमने क्या की, इंपोर्ट। अब अगर वो इंपोर्ट की है
तो यही टॉपिक तो पढ़ रहे हैं। हमने फीड इंपोर्ट करनी है, वो उधार पे कर लेनी है, तो जब उधार पे नहीं होना, ईयर एंड आ जाना, तो रीट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़नी है। फिर जब पेमेंट करनी है तो उस वक्त गेन लॉस आ रहा होना है। तो यही हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट को पढ़ें। ऑन 1 अगस्त 2019 RRL इम्पोर्टेड कैटल फीड ऑफ US डॉलर्स 1.5 लाख। अब ये इतना ही आसान सवाल है जैसे अभी करेंगे हम, लेकिन उस मौके पे नहीं करवाया जा सकता था, क्योंकि आपको पता है अब 2 दिन हुए हम IS-21 शुरू किया है। अब IS-21 में जहाँ मर्जी ले जाएगा, जब ये टॉपिक तैयार हो जाएगा फिर जहाँ मर्जी मिक्स करेगा मिक्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट आएगी, IS-12 के अंदर मिक्स होगा, ये होता रहे, कोई मसला नहीं है फिर हमें, ठीक है। अच्छा, ऑन 1 अगस्त 19 RRL इम्पोर्टेड कैटल फीड ऑफ US डॉलर 1.5 लाख अगेंस्ट 70% पेमेंट, यानी ये कैश हमने क्या कर दिया है, पे कर दिया है, बाकी 30% फिर नहीं पे किया होगा। नेक्स्ट कहता है RRL ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट। इन्वेंट्री इंट्रो में पड़ा हुआ है ना, इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर हम क्या क्या शामिल करते हैं, उसकी परचेज प्राइस और सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जिसमें नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस होते ही हैं, ठीक है। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये नॉन रिफंडेबल टैक्स होता है, ठीक है। तो ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, फीड की कॉस्ट में ऐड करेंगे। नेक्स्ट, द फीड इज स्पेशली डिजाइंड टू प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिएंट्स। विटामिन की, कोई प्रोटीन की कमी हमारी गायों में ना हो, इसलिए हम ये फीड मंगवाते हैं, ठीक है। टू काउज दैट कीप देम हेल्दी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मिल्क प्रोड्यूस, ठीक है। एट ईयर एंड 30% ऑफ अमाउंट इज पेएबल। ना भी बताता तो हमने यही समझ लिया हुआ था कि जब 70% पे किया और बाकी के बारे में नहीं बता रहा तो बाकी फिर पेएबल होगा। वेयर एज 40% फीड इज अनयूज्ड। चलो ये 40% फीड इज अनयूज्ड की बात तो करते हैं बाद में। फिलहाल मैं आपको कह रहा हूँ कि हम कैटल फीड जो ख़रीदी है इसकी एंट्री पास कर लें, क्या ख्याल है। कैटल फीड की एंट्री क्या होगी, वही एंट्री होगी जो किसी दफ्तर वाले स्टेशनरी मंगवा के उसकी करते थे। स्टेशनरी मंगवाई किसी दफ्तर ने तो उसने एंट्री पास कर लेनी है, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, बल्कि स्टेशनरी का स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक डेबिट और कैश क्रेडिट। मिसाल के तौर पे 100 रुपये की स्टेशनरी मंगवाई और 100 रुपये पे कर दिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपये की स्टेशनरी मंगवाएं, 70 दे दें और बाकी 30 क्या हो, पेएबल हो। तो बस ये स्टेशनरी इंट्रो में सीखा था, फीड FAR2 में आ गया। फ़र्क क्या है इसमें, स्टेशनरी दफ्तर वाले मंगवा कर रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं दफ्तर में तो कंज्यूम हो रही है। रॉकी वालों ने फीड मंगवाई है, मंगवा के रखी है और खिला रहे हैं तो यूज़ हो रही है, ठीक है ना। तो एंट्री तो सेम है, कोई फ़र्क तो नहीं है। और बोलो, अब ये एंट्री हमने पास करनी है, कैटल फीड का स्टॉक जो है, कैटल फीड स्टॉक डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट, लेकिन ये फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन है, ठीक है बेटा। ये एसेट ही है, मैं 2 एंट्रीज करवा दूं अगर आपको तो ये एसेट है, ठीक है। मैं मिसाल देता हूं आपको, पीरियड एंड पे आके हम देखेंगे कि हमारे पास मिसाल के तौर पे अभी भी 40, वही वाली बात कर जहाँ लिखिए 40 रुपये की स्टेशनरी अभी भी पड़ी हुई है, इसका मतलब फिर 60 रुपये क्या हुए, कंज्यूम हो गया। तो 2 तरीके हो सकते थे कि आप करें ही 60 की एंट्री, लेकिन उससे बेहतर क्या है 100 रुपये की एंट्री बुक करें। ये आपकी इन्वेंट्री थी जिसमें से 60 रुपये कंज्यूम हो गए, जब आपने क्लोजिंग में जाकर स्टेशनरी देखी तो 40 रुपये की अभी भी पड़ी है, तो वो तो आपका एसेट है। तो आपने अगली एंट्री क्या कर ली, स्टेशनरी कंज्यूम्ड या स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, और अब कैश नहीं क्रेडिट करना, स्टेशनरी का स्टॉक क्रेडिट जो कि एसेट था, ठीक है जी। कितना जी, 60। अब इससे होगा क्या, 100 का स्टॉक लिया था, 60 कंज्यूम हो गया, ये कैश तो चला गया था ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चला गया। एसेट की क्या सिचुएशन होगी, स्टॉक की क्या सिचुएशन होगी, 40 रुपये करंट एसेट्स में नज़र आ रहा होगा। तो ये कराऊंगा मैं आपको इस सवाल के अंदर भी, ठीक है ना। अच्छा, अब इन्वेंट्री खरीदी है फीड की, लेकिन 70% पेमेंट अभी की है
30% कहीं बाद में करेंगे। तो जब भी कभी फॉरेन करेंसी का सवाल आए तो आपने ये पेमेंट स्केड्यूल बना लेना है, छोटी सी वर्किंग है, कर लेनी है। कैसे करनी है, आपने लिखना है 1 अगस्त यकम अगस्त पर 2000 कौन सा है 19 पर आपने क्या किया जी 70% पे कर दिया है। डॉलर्स में ही निकाल लो, टोटल कितनी अमाउंट है $1.5 लाख। बोलो तो मैं थाउजेंड में लिख लेना, जगह बच जाएगी। ठीक है जी, बताओ भाई 70% 1.5 लाख का 105, ठीक है। और बाकी का 31 दिसंबर ईयर एंड है ना, ये अभी भी क्या है, उसने बताया नहीं कि कब पे हो रहा है, वरना मैं वो डेट डाल देता, और अगर ईयर एंड के बाद होती तो फिर पेबल पड़ा होता। नहीं बताया तो फिर मैं यूँ कह रहा हूँ 30% क्या है अभी तक, $45 क्या है अभी तक पेबल। ठीक है ना, अब ये एंट्री बनाने के अंदर आपको हेल्प कर देगा। तो ऐसे सूरत हाल में जब मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, कुछ कैश क्रेडिट हो रहा है, कुछ पेबल क्रेडिट हो रहा है, और इवन कुछ और भी कैश क्रेडिट हो रहा है, कौन सा, वो जो कस्टमर वालों ने पैसे ले लिए, तो ऐसी सूरत के अंदर फीड को क्या कर लिया करना, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही फीड में तो डेबिट होनी है ना। बोलो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि स्टेशनरी का स्टॉक आपने ख़रीदा, अभी तो देखना ज़रा, ठीक है, स्टेशनरी का स्टॉक आपने ख़रीदा, आपने जो है वो 70 रुपये पे किए, ठीक है जी, और 75 पे कर दिए, 70 आपने स्टेशनरी वाले को पे किए, 5 आपने हुकूमत को टैक्स पे कर दिया मिसाल के तौर पे, ठीक है। और बाकी का पेबल जो है वो 30 रुपये है लेट से, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई आपकी 105। इस तरह से क्या होगा, आपकी स्टॉक की फिगर सही निकल आएगी। ठीक है ना, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि हम करेंगे कैसे, सवाल तो अभी हमने करना है। ठीक है, तो कैटल फीड को हमने एज अ स्टॉक रिकॉर्ड करना है, 70% कैश पे कर दिया है यानी $104, ठीक है, और $45 पेएबल हैं, ठीक है, और बाकी का 5% जो है वो हमें अपनी हुकूमत को पे करना पड़ा है, तो वो डॉलर्स में पे नहीं करते, वो रुपीज़ में करेंगे, और रुपीज़ इंपोर्ट वैल्यू के ऊपर ही निकला करते हैं, तो वो अभी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 1 अगस्त पर 2020 है ना। अच्छा देखो, वो जो सवाल में एंट्रीज़ की थी आपने, अगर वहाँ पे जगह छुड़वाई थी मैंने, तो वहीं पर ही एंट्रीज़ कर लेना, पहले हो लेने दो, ठीक है, वरना यहीं पे पड़ी रहे, कोई मसला नहीं है। वहाँ पे जगह छुड़वाई थी, अगर याद रहा था मुझे, वैसे मैंने कहा था कि IS-21 के बाद ये करेंगे, तो ये एक दफ़ा देख लो, अगर एंट्रीज़ वहाँ पूरी आ जाए तो फबेहा, एक ही जगह सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन पढ़ा तो हमने अलग अलग ही है जी। फीड इन्वेंट्री, फीड इन्वेंट्री स्टॉक, ये एक एसेट होता है ना जी, ये हमने करना है डेबिट, लेकिन कितने से डेबिट करें ये फिलहाल पता नहीं है। छोड़ दो यार, छोड़ दो, फिर बाद में ढूंढ लेना, एक दफ़ा यहाँ पे नोट तो कर ले, पढ़ तो ले। अब हमने अभी के अभी कैश कितना पे कर दिया, $1,04,000 बेटा, 5,000, अच्छा $1,05,000। उसके बाद ओ सवाल में देखा तो है ही नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सवाल में देखा तो है नहीं, अगर 1 लगा हुआ फॉरेन करेंसी के साथ तो मल्टीप्लाई से होगा, अगर 1 लगा हुआ लोकल करेंसी के साथ तो डिवाइड होगा। कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, पर्चे के लिए इतनी सी बात याद रखनी है बस, ठीक है। तो सवाल में उसने बताया, ये भी नीचे वाला डिब्बा था क्या, फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल, $1 इज इक्वल टू इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए, तो मल्टीप्लाई से सवाल हो जाएगा, शुक्र है, मल्टीप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा उसके बाद बाकी क्या है जी, पेएबल कितने डॉलर्स, $45,000। अब मुझे क्या चाहिए, रेट, स्पॉट रेट चाहिए। ठीक है, तो 1 अगस्त पे $1 164 के बराबर था, तो इंटू ₹164 इंटू ₹164, आंसर क्या आ गया 67 रुपीज़ इन थाउजेंड्स कर लें, आप रुपीज़ इन थाउजेंड्स कर लें। ठीक है जी, उसके बाद सही है, नहीं सही, अच्छा 17,220, और ये
7380। अब मैं बैलेंसिंग इन्वेंट्री निकाल लेता, पर मसला क्या है? मसला है कि वो कह रहे हैं फीड कहाँ गई है, RL ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट। तो जब इम्पोर्ट किया है तो फिर ये इम्पोर्ट की वैल्यू यही बन रही है ना, यही होनी है ना। उन्होंने कहना कि जी ये $1.5 लाख का जो आपने मंगवाया इसका 5% दो। अब वो क्या इंतज़ार करते रहेंगे किसी और दिन का कि पेबल पूरा हो? नहीं नहीं, आज जब आया है ये ट्रांजैक्शन जब हुई है, इस दिन का रेट आ गया ना, तो ये अमाउंट रुपीज़ में निकल तो आई है। इस रुपीज़ वाली अमाउंट कहेंगे जी ये इम्पोर्ट वैल्यू है आज के रेट के हिसाब से, इसके ऊपर 5% हमें टैक्स जमा करवा दो। तो एक कैश पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है जी, टैक्स वाला कस्टम ड्यूटी है। अब ये कैसे निकलेगी? 17220 प्लस 7380, इसके ऊपर क्या कर लोगे जी? आप भी कहते हो कि बाहर वड्डी ब्रैकेट होती है, बस वो एक जैसी चल रही थी ना, इसलिए मैंने कहा ज़रा तंग ना करूँगा आपको, ठीक है जी। कितने परसेंट? 5% जी। 141230। तो इन्वेंट्री की क्या कॉस्ट हमें पड़ी आज? ये इंट्रो वाला कॉन्सेप्ट है कि इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर उसकी परचेज प्राइस और सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आती है। इस सवाल में सिर्फ एक ही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, और वो क्या है? नॉन रिफंड। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है ना, कस्टम वगैरह इंपोर्ट ड्यूटी, ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉन रिफंडेबल ही होते हैं, ठीक है जी। 25,830। तो ये स्टेशनरी वाली ही एंट्री थी, ज़रा थोड़ी फॉरेन करेंसी में आ गई तो आप परेशान हो गए। स्टेशनरी की का स्टॉक डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी। को मसला है यहाँ तक? अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। अब ईयर एंड के ऊपर दो मसाइल हैं। पहला मसला वो जो आप ऑलरेडी पिछले 2 दिन से देख ही रहे हैं, ईयर एंड के ऊपर अभी भी $45,000 हमारे सर पर बोझ है पेएबल। तो फिर ईयर एंड के ऊपर इसको रीट्रांसलेट करना पड़ेगा। और एक नई चीज़ जो आई है वो क्या है? उसने बताया जो फीड है वो अभी 40% अनयूज्ड है। इसका मतलब एक्सपेंस जो बनेगी वो सारे का सारा तो नहीं बनेगी, कुछ उसमें से एसिड में पड़ी होनी है। तो 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी हमें, पहली वर्सेस वाली और दूसरी फीड को एक्सपेंस, इन्वेंट्री को एक्सपेंस बनाएंगे। तो 31 दिसंबर 2019 आया। पहला काम आपने करना है वर्सेस वाली कैलकुलेशन। आपने कहना है $1,50,000 हमने पे करने हैं। 1,50,000 पे करने हैं। क्या पे करना है? अभी भी जो पेबल है, जो बोझ है वो कितना है? 45,000 बेटा, $45,000 अभी हमने पे करने। 1,05,000 तो पे कर दिए थे, कितने पे करने हैं? 45,000। अब इस दिन 31 दिसंबर 19 पर $1.152 का हो चुका है। तो मेरे अजीज़ हमवतनों इंटू ₹1, मुझे तो लगता है फ़ायदा हो गया जी। बोले 6,840 ये है हमारी लायबिलिटी इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज़ में, और जब रिकॉर्ड की थी तो कितनी थी? 7,380, ठीक है जी। अब लायबिलिटी को 73 से 68 पे लाना है, तो लायबिलिटी को बढ़ाना है या कम करना है? लायबिलिटी कम करें तो लायबिलिटी डेबिट या क्रेडिट? तो पेएबल को कर दिया आपने डेबिट, कितने से? 540 से। अब लायबिलिटी कम हुई है या बढ़ी है? कम हुई है। कम होने का मतलब खुशी या गम? लायबिलिटी कम हुई है तो खुशी मिली है, फेयर वैल्यू गेन आ गया आपको। ओह सॉरी, दिमाग में चल रहा है, वो भी करना है आज। एक्सचेंज गेन, बैलेंसिंग फिगर है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, ठीक है जी। कितनी? 540। और उसके बाद 31 दिसंबर 19 से वो कह रहे हैं भाईजान के अभी तक 40% फीड यूज़ नहीं हुई। अब हमने एक्सपेंस आउट करना होगा सिर्फ 60% को। तो 31 दिसंबर पे एक और एंट्री होगी, फीड एक्सपेंस डेबिट। फीड एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बना है, फीड एक्सपेंस डेबिट, और फीड इन्वेंट्री या स्टॉक जो है वो एसेट जो था, फीड इन्वेंट्री क्रेडिट। अब टोटल फीड कितनी ली थी हमने?
हाँ, अब बस हमारी किताबों में ये पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ही एंट्रीज हो रही हैं। खरीद ली उस दिन, एंट्री रिकॉर्ड कर लिया इन्वेंट्री को। अब सिर्फ पेएबल रिसीवेबल जो मॉनिटरी आइटम्स हैं, मनी पेएबल मनी रिसीवेबल, उनको हम रीट्रांसलेट करेंगे, लेकिन ये इन्वेंट्री वगैरह को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी जगह पड़ी हुई है। तो 25,830 में से वो कह रहे हैं जी 40% अनयूज्ड है, तो यूज़ कंज्यूम एक्सपेंस कितनी हो गई? 60% जी, 15,490। ठीक है जी, तो ये 3 एंट्रीज पूरी हो गई अब सवाल की एंट्रीज। ठीक है जी, 3 एंट्रीज भी वहीं पे ऐड कर लें, घर जाके देख लीजिएगा, अगर जगह पड़ी हो तो ठीक है, वरना यहाँ तो आज नोट हो ही गया। ठीक है, बस ये ही टोटल एंट्रीज हैं इस सवाल की। लेकिन चूँकि मैंने अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनवानी है, इसलिए मुझे माजरत के साथ ये सोल्यूशन बुक के अंदर ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंट्रीज उस दिन की थी उनकी फिगर्स मुझे ज़रा चाहिए। जी बच्चों, ये एंट्री पहली की थी, आपको याद होगा, बायोलॉजिकल एसिड जब लिया था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, खरीदी थी, और इसी दिन क्या आ गया था? एक्सचेंज लॉस। फिर उसके बाद ये एंट्री अभी अभी आपको करवा दी। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ था? रीमेजरमेंट की थी, बायोलॉजिकल एसिड को उठा के फेयर वैल्यू पे ले आए थे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, तो इस दिन क्या आया था हमें? गेन। उसके बाद ये अभी अभी हमने किया और ये अभी अभी हमने कर लिया, तो टोटल सवाल की एंट्रीज यही थी। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या आ रहा है? सबसे पहले 5780 लॉस ऑन, इसको क्या कहेंगे? लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन, परचेज भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आई है? ये 24,205, इसको क्या कहते थे? चेंज इन फेयर वैल्यू एट ईयर एंड। पहला क्या है जी? लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। दूसरा क्या है? चेंज इन फेयर वैल्यू एट ईयर एंड। तीसरी चीज़ क्या आ रही है? एक्सचेंज गेन। और चौथी चीज़, हाँ हमने उसको या फीड एक्सपेंस लिखा है। ठीक है, एक ही बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब बनेगा उसके अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है जी? चेंज इन, चलो कोई बात नहीं, अब मैंने लिख दिया तो चेंज इन, ज़रा पॉजिटिव ऊपर भी आ जाएगा, फेयर वैल्यू एट ईयर एंड। 24,000 कितना है? रुपीज़ इन थाउजेंड्स, 24,205, ये पहले लिख गया मैं। ठीक है, जानबूझ के लिखा, ज़रा पॉजिटिव ऊपर और अच्छा लगता है आपको। उसके बाद लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन, ये IS 12 में भी मिक्स होता है, ये फाइनल अकाउंट में भी आ सकता है, बायोलॉजिकल एसिड डाल दे वो आपके फाइनल अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। आपको पता है कि ये एक ऐसा बायोलॉजिकल एसिड एक ऐसा एसिड है कि इसके इनिशियल रिकग्निशन पे ही हमें लॉस आ जाया करता था। ठीक है जी, कितना? हाँ, 5,780। उसके बाद क्या है जी? एक्सचेंज गेन आ गया 540 का। अब प्लस माइनस चल रहा है, एक्सट्रैक्ट्स है ना। ठीक है, अलग से एक्सपेंसेस, अलग से इनकम्स कहाँ कहाँ जाने होते हैं ये बताऊंगा इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स में जाके, कि एक्सचेंज गेन लॉस कहाँ जाता है। फेयर वैल्यू गेन लॉस हमने देखा था, वो कीनिया वाली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, पता नहीं क्या नाम था उनका, किसी को याद है नाम? नाम भी भूल गया। कीनिया वाली फाइनेंस बायोलॉजिकल एसेट्स थे जिनके, मुझे भी भूल गया। अच्छा चले जी, कोई तो याद कर ले तब तक। नहीं याद आ रहा? कीनिया वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स याद है? एवोकाडोज और पता नहीं क्या मैकाडेमिया, और ये मुझे याद है। हाँ जी, वो जो वो नहीं नहीं याद उनका नाम, पता नहीं को PLC था, नहीं याद आ रहा। हालात चेक कर लो अपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम नहीं याद रहे। अच्छा जी, जी एक्सचेंज गेन आ गया, दरमियान में रिजल्ट भी तो आया सर। एक्सचेंज गेन कितना आया ये तो सामने ही पड़ा है, 540 का। और उसके बाद फीड एक्सपेंस जी 15,458। तो ये रेलेवेंट जगहों के ऊपर जाने होते हैं। बहरहाल मैंने एक्सट्रैक्ट के अंदर शो कर दिया कौन कौन सी चीज़ कहाँ नज़र आनी है। बैलेंस शीट की बात करें तो
बैलेंस शीट के अंदर बहुत आसानी है। बायोलॉजिकल एसेट हमेशा ये उठा लिया करने आपने, ये वर्किंग तो करोगे ना ईयर एंड वाली, ईयर एंड के ऊपर गेन ऑन मेजरमेंट एट ईयर एंड। तो ईयर एंड में हम क्या करते थे जी, ये ओपनिंग था, ये परचेज के, ये क्लोजिंग और ये गेन आ गया, तो क्लोजिंग को उठा के किस पे रखते थे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो बैलेंस शीट में ये इस पर नज़र आने चाहिए। तो बायोलॉजिकल एसेट तो यहाँ से मिल गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें यहाँ से जो नज़र आ रही है वो कैटल की फीड है। कैटल की फीड यहाँ से नहीं नज़र आएगी, कैटल की फीड को ज़रा देखना पड़ेगा, इतनी आई इतनी एक्सपेंस आउट हो गई। और तीसरी चीज़ क्या है, पेएबल 31 दिसंबर पर वो ये वाली फिगर उठाकर लिख सकते हो, या दिस माइनस दिस करके भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर आएंगी। नॉन करंट एसेट्स में बायोलॉजिकल एसेट आएगा और सवाल की वर्किंग नंबर फलां जो होगी उससे आप एज इट इज़ उठा लोगे इसको 157,685। ये फिगर उठाने में कोई एतराज़, ये निकाली थी हमने खुद उस दिन जब किया था। 157 कितना सी 685 या 50, ऐसे ही बोलना कि मैं पहली बार ना समझ सकूं, मैं खुद देख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स के अंदर फीड इन्वेंट्री। अच्छा, अब फीड इन्वेंट्री जो है, खरीदी तो थी हमने फीड ये टोटल, लेकिन इसमें से इतनी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बन गई ना, तो 15,498 क्रेडिट हो गई, एसेट नहीं रही, एक्सपेंस हो गई, ठीक है। तो बाकी फिर एसेट है। और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर पेएबल फॉर फीड आ रहा होगा, और वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने कहा 7380 में से 540 माइनस करो, आपकी मर्ज़ी है। चाहो तो डायरेक्ट ये उठा लिया करो, आसानी है, 6840, ठीक है बच्चों। कोई मसला है तो पूछ लें, वहाँ पे अगर जगह है तो इसको वहीं लिख लीजिएगा। ये एडिशनल रिक्वायरमेंट से हट के है ये जो मैंने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनवाई। चलें जी, अब आ जाएं रूटीन के काम पे। पार्ट 2 शुरू करना है आपको, कर लें।